Hi everyone and welcome to the second video of the GST theory series. Today we are going to discuss about refund under GST. Theory के part में refund is the most complicated chapter and today we'll try to understand the concept कि refund के जो अलग-अलग formulas हैं उनके पीछे logic क्या है. एक बार आप logic समझ जाओगे तो आपको सारे question solve करना भी easy रह जाएगा. So today I'll explain all the concepts logically. ऐसा क्यों है क्या है थियोरेटिकल चीजें भी आपको बताऊंगी. मॉड्यूल का फुल कवरेज मैंने इसमें लिया है. बस स्टडी मटेरियल से हाईलाइट करके आपको नहीं बता रही क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. रिफंड्स बेसिकली ब्रॉडली वैसे तो 15-20 चीजों के रिफंड मिलते हैं लेकिन ब्रॉडली दो अलग टाइप के रिफंड जीएसटी में है. एक है विद पेमेंट वाला रिफंड एंड एक है विदाउट पेमेंट वाला रिफंड. अब विदाउट पेमेंट वाले को सबसे पहले समझते हैं. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमने एक्सपोर्ट किया है 100 रुपीज का और उस पर टैक्स विदाउट पेमेंट है तो अंडर बॉन्ड एंड एन्युटी हम करते हैं तो हम 0 रुपीज जीएसटी पे करते हैं. लेकिन ये एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ प्रोक्योरमेंट की होगी इंटरनली जिसपे मैंने अपने परचेसर को आईजीएसटी सॉरी जीएसटी पे किया होगा. तो लेट्स अज्यूम कि ऐसा सारा वर्किंग करके मेरे जीएसटी में आईटीसी का बैलेंस 100 रुपीज आ रहा है लेकिन मेरे आउटवर्ड लायबिलिटी में कोई लायबिलिटी है ही नहीं टैक्स की. तो मैं ये इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकती इसको सेट ऑफ करने के लिए. तो ये 10 रुपीज का जो मेरा आईटीसी है वो अक्यूमुलेट हो रहा है एंड यूज नहीं हो रहा आउटवर्ड पेमेंट के लिए. इस अक्यूमुलेटेड आईटीसी का अगर मैं रिफंड ले लूं तो वो इस कैटेगरी में फॉलो होता है एक्सपोर्ट और एसईजेड ट्रांजैक्शन. एसईजेड भी हमारे एक्सपोर्ट के तरह ट्रीट होता है जीएसटी में. वो भी जीरो रेटेड ट्रांजैक्शन है वो भी विदाउट पेमेंट हो सकता है. तो अगर एक्सपोर्ट और एसईजेड है विदाउट पेमेंट हुआ है तो ऐसा जो 10 रुपीज जैसा अक्यूमुलेटेड आईटीसी है उसका रिफंड अगर हमें लेना है तो इस वाले पार्ट में आएंगे हम. सो ये 10 रुपीज का रिफंड क्लेम फाइल हो जाएगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आउटवर्ड वाला जो जीएसटी लायबिलिटी है वो जीरो थी इसलिए आईटीसी का एक्यूमुलेशन हो गया इसलिए एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड भी बोलते हैं इसको जो इस कैटेगरी में आएगा एक्सपोर्ट और एक्सजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. आई होप द कंसेप्ट क्लियर. फॉर्मूला पे हम आगे आ जाएंगे. ये एक टाइप का रिफंड हो गया. बीच में अभी ये जो लिखा है इसको अभी आप पूरी तरह से इग्नोर कर दो. हम लेफ्ट साइड में आते हैं एक्सपोर्ट और एसईजेड विद पेमेंट ऑफ टैक्स. अब गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे रखा है आप एसईजेड और एक्सपोर्ट पर टैक्स पे भी करके रिफंड ले सकते हो बिना किए आईटीसी का आप रिफंड भी ले सकते हो. आप फिर करके कैसे रिफंड लेते हैं. तो यहाँ का जो एग्जाम्पल है 100 रुपीज का अगेन हमने एक्सपोर्ट किया एंड इस बार हमने जीरो रेट नहीं किया हमने 18 रुपीज उस पर टैक्स भी लगा दिया. तो 118 हो गई हमारे टोटल पैसे. अब ये जो 18 रुपीज है ये कैश में पे करना कंपलसरी नहीं है. हमारे पास आईटीसी बैलेंस होगा वो ऑफसेट करके हम नेट कैश पेमेंट करते हैं जीएसटी में. तो अब यहाँ पे जैसे 10 रुपीज का आईटीसी हमारे पास पड़ा था वहां पे यहाँ यहाँ वैसे ही यहाँ पे 10 रुपीज का आईटीसी यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो 18 रुपीज पे करने के लिए 10 रुपीज मैंने आईटीसी यूज कर लिया एंड बैलेंस 8 रुपए मैंने कैश में पे किए. तो इस वाले रिफंड में हम ये पूरा 18 रुपीज का रिफंड लेते हैं बिकॉज दिस इज विथ पेमेंट का रिफंड. तो जितना पे किया उतने का रिफंड. लॉजिकल भी है. इनडायरेक्टली मुझे ये 10 रुपीज का रिफंड भी मिल जाएगा और ये 8 रुपीज जो मैंने अपनी जेब से भरे कैश से भरे. वैसे तो एक्सपोर्ट जीरो रेट है फिर भी मैंने कैश से 8 रुपए भरे तो ये भी तो मुझे वापस मिलना चाहिए इसलिए उसका भी रिफंड मिलेगा. लॉजिकली इस बेस पे अगर आप देखो तो ये दोनों रिफंड कहीं ना कहीं सेम ही है. जैसे ये पहला वाला जो मैंने आपको समझाया था 100 रुपीज का मेरा एक्सपोर्ट हुआ 10 रुपीज मेरे आईटीसी में अटके हुए थे वो मेरे मुझे रिफंड के तौर से वापस मिल गए तो मेरा जीरो जीएसटी आउटफ्लो हुआ मुझे सारे पैसे वापस मिल गए. वैसे ही विद पेमेंट वाले इसमें 18 रुपीज मैंने 10 आईटीसी यूज किया था 8 कैश में पे किए थे. मैं पूरे 18 का रिफंड क्लेम करूंगी तो फिर से 18 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे. मेरा जीएसटी आउटफ्लो 0 रुपीज हो जाएगा. तो दोनों इनडायरेक्टली सेम तरह ही फ्लो होता है. है कुछ छोटी मोटी चीजें जिससे इनमें प्रॉब्लम आता है लेकिन कंसेप्चुअली आप समझ लो कि हम सेम ही चीज कर रहे हैं. भले ही यहाँ पे 10 रुपए का रिफंड फाइल कर रहे हो एंड यहाँ पे 18 रुपए का फाइल कर रहे हो इनडायरेक्टली द सेम थिंग है. अब ये जो बीच में लिखा है वो क्या है. अब एक्सपोर्ट दो चीज का हो सकता है गुड्स का या तो सर्विस का. अगर सर्विस का हमारा एक्सपोर्ट है तो अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो सारा चैप्टर प्रोसीजर रूल्स वो सब एप्लीकेबल है. अगर गुड्स का एक्सपोर्ट है तो गुड्स के केस में जीएसटी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रिफंड. मतलब जब आपके गुड्स बाहर जाते हैं शिपिंग मिलते हैं एक्सपोर्ट जनरल
मैनिफेस्ट जो ईजीएम हम जिसको बोलते हैं, वो जब जनरेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ दिन में पैसा आ जाता है। एंड शिपिंग बिल व्हिच यू फाइल इटसेल्फ इज ट्रीटेड एज रिफंड क्लेम। तो कुछ आपको खास करने की, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, रिफंड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कब? अगर आपके गुड्स है तो। सर्विस के केस में सर्विस कोई फिजिकली नहीं दी जाती ना, इसलिए हमें प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट विद पेमेंट, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट विद पेमेंट। विद पेमेंट का अगर आपका रिफंड है गुड्स का, तो ऑटोमेटिक रिफंड। रेस्ट केसेस में यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। So I hope the concepts are clear. Now we can move forward towards the logic behind the form. प्रोसीजर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इजी सी प्रोसीजर है। सबसे पहले आप करते हैं एप्लीकेशन फॉर रिफंड। फिर एप्लीकेशन करने के बाद हम सबका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन का एक प्रॉपर ऑफिसर होता है जो आपका असाइंड ऑफिसर होता है। आपके सारे कंप्लायंसेस वही चेक करता है। मतलब आपने कोई रिटर्न फाइल किया, उसकी कोई स्क्रूटिनी निकालनी हो, तो यही ऑफिसर निकालने। आप अगर रिफंड फाइल कर रहे हो या फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन के फील्ड में सपोज आप आपका एड्रेस चेंज कर रहे हो, तो ये अप्रूव कौन करेगा? तो यही ऑफिसर करेगा जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है। इसके पास आपका रिफंड एप्लीकेशन जाएगा, उसको 15 दिन मिलेंगे। एक तो उस रिफंड को एक्नॉलेज करने के, या फिर उसको लगेगा कि इस एप्लीकेशन में कुछ कमी है जो पर्टिकुलर है, खाना पर्टिकुलर मिसिंग है, तो आपको वो डेफिशिएंसी मिलेगा। सो एक्नॉलेज इफ एवरीथिंग इज ओके, इफ नॉट ओके ही विल इशू अ डेफिशिएंसी मेमो। ये कब करना है? उसको एप्लीकेशन के 15 दिन में करना है। जब ये हो जाएगा इन दोनों में से कुछ तो एक, तो 7 दिन में आपको उसको रिप्लाई देना है। सपोज तब ओके था, एक्नॉलेज हो गया, फिर उसके बाद 7 दिन में आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रोविजनल रिफंड? 90% ऑफ वॉट एवर रिफंड यू हैड क्लेम फॉर। सपोज आपने 100 रुपए के रिफंड के लिए अप्लाई किया था, 100 रुपए में टैक्स बोलते, 100 रुपीज ऑफ जीएसटी, तो 90 रुपीज आपको 7 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। एंड फिर जो बैलेंस 10% है, वो वेरिफिकेशन के बाद जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने के बाद आपको बैलेंस 10% का रिफंड मिलेगा। लेकिन आपके पैसे ज्यादा दिन ना अटके, इसलिए 7 डेज में ही रिफंड देने का प्रोविजन हो चुका है। एंड तो दिस इज 7 डेज फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। प्लीज इस फ्लो को ठीक से समझो। सबसे पहले एप्लीकेशन बनेगा रिफंड का। एप्लीकेशन के 15 डेज में ऑफिसर को बताना है उसने एक्नॉलेज किया है या डेफिशिएंसी मेमो दिया है। अगर डेफिशिएंसी मेमो आया तो आपको रिफंड एप्लीकेशन फिर से फाइल करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसीजर बैक टू स्क्वायर वन, पहले से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सपोज डेफिशिएंसी मेमो नहीं आया, एक्नॉलेज हो गया, तो एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन में प्रोविजनल रिफंड आता है। एंड बैलेंस 10% फाइनल रिफंड ऑर्डर कब आ जाता है? तो जब से आपने एप्लीकेशन किया था उसके 60 दिन से, उससे 60 दिन कैलकुलेट करके आपको फाइनल रिफंड ऑर्डर आएगा। ये बीच की चीजें आर नॉट रिलेवेंट। जब एप्लीकेशन किया वहां से 60 दिन का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। ये डायग्राम मैंने उसी लॉजिक से बनाया है, इसको ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये, अगर ये सब करने के बाद भी ऑफिसर को लगता है कि रिफंड आपका एडमिसिबल नहीं है, सपोज ऑफिसर को लगता है कि आपका एक्सपोर्ट ही नहीं है, तो क्या आपको 0 रुपीज का रिफंड मिलना चाहिए? उस केस में क्या होता है, एक शो कॉज नोटिस ऑफिसर आपको भेजेगा। अब ये इस फ्लो में कहीं नहीं बैठता क्योंकि आपका एप्लीकेशन आने के बाद ही शो कॉज नोटिस आ जाएगी। डिविजन पे मेमो नहीं आएगा, शो कॉज नोटिस ही आएगी। तो अगर शो कॉज नोटिस आ गई तो 15 दिन में आपको उसका रिप्लाई करना है। अब ये सब ऑनलाइन होता है, आपको पोर्टल पे दिख जाता है कि शो कॉज नोटिस इशू हुई है, आप पोर्टल पे ही अपना रिप्लाई फाइल करते हैं। अब रिप्लाई आने के बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे के ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पैक करेगा और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। सो यस, इस सारे प्रोसेस में कहीं भी ऑफिसर को अगर लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हो रिफंड के लिए, तो वो लोकल नोटिस भेजेगा, 15 दिन में रिप्लाई दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके फाइनल ऑर्डर आ जाएगी। इस ऑर्डर से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपील में चले जाओगे और वो सारा प्रोसेस हम अपील वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या फिर आपके पास आपको पता हो इसके लिए। डेफिशिएंसी मेमो कम्स इन जीएसटी आरएनडी 03, फाइनल ऑर्डर कम्स इन आरएनडी 06, and फिर शोकॉज नोटिस रिप्लाई टू शोकॉज नोटिस दैट इज नॉट रिलेवेंट, इवन 03 एंड 06 का नॉट रिलेवेंट, आप आगे को भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमने समझ लिया कि कंसेप्ट क्या है रिफंड का एंड बेसिक प्रोसीजर क्या है। अब बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ। जैसे मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफंड, विद पेमेंट जिसके बारे में हम
कोई भी फर्दर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जितने का टैक्स पे किया उतने का रिफंड फाइल कर दो। तो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का जो रिफंड है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये वाला, ये वाला, यही सबसे डिफिकल्ट है, यही हमको समझना है। अच्छा, एक चीज बताना रह गई, जो विद पेमेंट का रिफंड होता है, जितना पे किया उतने का पूरा रिफंड मिलता है, भले ही उसमें से आईटीसी यूज किया हो। आईटीसी तो 3 चीजों का होता है, इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड। तो किसी भी चीज का आपने आईटीसी क्लेम कर लिया हो, आपको रिफंड पूरा मिलेगा, भले इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड तीनों का आईटीसी आपके यहाँ पे शामिल हो। लेकिन ये कहाँ पे, पेमेंट वाले रिटर्न। लेकिन विदाउट पेमेंट वाला अगर आपका रिफंड है एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, तो यहाँ पे कैपिटल गुड का जो आईटीसी है उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलेगा। ये एक रीजन होता है, प्रैक्टिकली बहुत सारे क्लाइंट विद पेमेंट के ऑप्शन में इसलिए जाते हैं क्योंकि आईटीसी में बहुत सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, तो अगर एक्यूमुलेटेड आईटीसी में चले गए तो उनको उन कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलेगा उसके आईटीसी का। इसलिए बहुत सारी कंपनी विद पेमेंट वाला रिफंड करती है, ये एक प्रैक्टिकल चीज हो गई। लेकिन ये बस याद रखना कि कैपिटल गुड्स के आईटीसी का रिफंड विदाउट पेमेंट में नहीं है। विद प्रोसीड। अब आईटीसी का रिफंड, जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी का दैट इज विदाउट पेमेंट का रिफंड है, उसमें दो टाइप के रिफंड होते हैं। एक नॉर्मल जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड सेकंड इज अ स्पेशल केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, पहले नॉर्मल वाला फॉर्मूला अंडरस्टैंड करते हैं। इसका फॉर्मूला है कि मैक्सिमम रिफंड की अमाउंट होगी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आपला आपका जीरो रेटेड वाला टर्नओवर डिवाइडेड बाय एग्रीगेट टोटल टर्नओवर। तो बेसिकली हम रेशियो ले रहे हैं जीरो रेटेड टर्नओवर का विद टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। सेम लॉजिकल, जितना आपका आईटीसी है उसमें से जितना प्रोपोर्शनेट होगा जीरो रेटेड का उतना ही रिफंड आपको मिलेगा। वेरी लॉजिकल। प्रॉब्लम बस ये है कि नेट आईटीसी में, जैसे मैंने अभी आपको मेंशन किया, कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलेगा। इसका लॉजिक क्या है? तो बेसिकली आप अगर मुझे पूछो, मैं डायरेक्टली बोल दूंगी कि वैसे तो कोई बहुत ग्रेट लॉजिक है नहीं इसका, ये बस गवर्नमेंट का एक इंटेंशन है। इट इज जस्ट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फॉर्मूला। आपको बस याद रखना है कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक होता तो वो भी पेमेंट वाले को भी एप्लीकेबल हो जाता, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है। याद रखना है बस कि कैपिटल गुड का रिफंड नहीं मिलेगा। So turnover of zero rated supply of goods plus services divided by adjusted total turnover into net ITC. Net ITC cannot include capital goods. अब ये टर्नओवर ऑफ zero rated supply of goods जो है कितने भी प्रोडक्ट कंडीशन पे, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है, आई जस्ट एक्सप्लेन इट। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट जो किया, मैं ये पेन बेचती हूँ, तो ये पेन मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपीज को, मैंने डॉलर में एक्सपोर्ट किया लेकिन यूपी वाले की 100। लेकिन यही पेन मैं हमारे इंडिया में भी बेचती हूँ, लेकिन इंडिया में 50 रुपए में बेचती हूँ। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू है ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन डोमेस्टिकली आप सप्लाई अगर कर रहे हो, उसकी 1.5 टाइम्स अगर मैंने वैल्यू ली, तो यहाँ पे 75 रुपीज हो जाएगी। तो ये 100 और 75 विच एवर इज लोअर ही आपका टर्नओवर बनेगा, तो आपका टर्नओवर बस 75 बनेगा इस केस में। ये क्यों है ऐसा प्रोविजन? तो आई वुड से कि आप एक्सपोर्ट है इसलिए अगर बहुत महंगा बेच रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कोई इंसेंटिव नहीं देगा। आपकी इंडियन जो वैल्यू है, इंडियन सेल, उसी के मैक्सिमम 1.5 टाइम्स ही हम मानेंगे कि आपका जीरो रेटेड करना हो। ये 1.5 कहाँ से आया? देयर इज नो लॉजिक। इवन ये पूरे प्रोविजन का वैसे तो कोई लॉजिक नहीं, कोई बेस नहीं। मुझे 100 में बेचना है, मैं 100 में बेचूंगी, 1000 में बेचना है, 1000 में बेचूंगी। इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता, पूरा टर्नओवर आपका बनना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इज रेस्ट्रिक्टिंग यू, सो यू हैव टू ऑब्वियसली फॉलो। सो आई होप दिस इज क्लियर कि जो सप्लाई किया है वो, या फिर डोमेस्टिक वैल्यू का 1.5 है, whichever is less will be your turnover of zero rated supply of goods। में गुड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट इज ऐसे गुड्स का आएगा। अब सर्विस का कैसे आएगा? तो सर्विस का तो बहुत ही भयंकर है। सर्विस का समझते हैं। जो गुड्स का था दैट वाज रियल, मतलब उस पीरियड में, सपोज मैं अप्रैल और मई का रिफंड ट्राई करी, तो अप्रैल और मई में मैंने जितना सेल किया वो मेरा टर्नओवर आया। लेकिन फॉर गुड, लेकिन फॉर सर्विस अप्रैल और मई में मुझे कितने पेमेंट्स आए, दैट इज रेलेवेंट। इट इज नॉट रेलेवेंट कि आपने कितने का सेल किया। भले ही आपको दिसंबर का पेमेंट अप्रैल में आया होगा तो वो कंसिडर होगा फॉर सर्विस। सो फॉर गुड्स इट इज सेल बेसिस, लेकिन फॉर सर्विस इट इज पेमेंट बेसिस।
जितने रुपीज़ का आपको पेमेंट आया है, उतना आपको रिफंड मिलेगा, भले ही वो पेमेंट पुराने सर्विस का क्यों ना हो। सो फॉर सर्विस इट इज़ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ज़ीरो रेटेड सप्लाई सर्विसेज़ लेस। सपोज़ मुझे ₹200 मिले थे, अब उसमें से कुछ लेस होगा। सपोज़ उसमें से ₹50 मुझे एडवांस के तौर पर मिले थे। मतलब 200 में से ₹50 मेरे एडवांस थे जिसकी सर्विस मैंने अभी तक दी नहीं है। मैं सर्विस देने वाली हूँ 4 महीने बाद। तो गवर्नमेंट बोलती है अभी इसको कंसिडर मत करो, भले ही करो, भले ही पैसे आए। तो मैं 200 माइनस 50 ₹150 का रिफंड लेंगे। और ये 150 मेरे हो गए। ये मेरा था टोटल पेमेंट आया ₹200। उसमें से मैंने ₹50 लेस कर दिए, 150 आया। बट गवर्नमेंट बोलती है जैसे आपने एडवांस अभी लेस किए, 4 महीने बाद आप उसको याद ऐड करोगे जब सर्विस दे दे दो। मतलब जब पैसे और सर्विस दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तभी आप इसको रिफंड के लिए ले लोगे। वैसे ही पहले आपने कोई एडवांस लेस करके रखे होंगे जिसकी सर्विस अभी अप्रैल और मई में आपने कंप्लीट कर दी, उनको अब ऐड कर दो। तो सर्विस कंप्लीटेड नाउ, अभी अप्रैल और मई में सर्विस कंप्लीट हो गई, बट पेमेंट हैड बीन रिसीव्ड अर्लियर, लेट्स से इन नवंबर ऑफ लास्ट ईयर। तो तब आपने एडवांस करके उसको लेस कर दिया होगा, अब उसको ऐड कर दो। सपोज ये थे मेरे ₹30। तो इस तरह ₹180 का मेरा रिटर्न बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि सर्विस जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड पेमेंट बेसिस पे होता है, चल सर्विस के बेसिस पे नहीं होता। पेमेंट माइनस एडवांस प्लस सर्विस कंप्लीटेड नाउ, मनी वाज रिसीव्ड अर्लियर एज एन एडवांस, वो ऐड होगा। इस तरह से आपका जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का टर्नओवर है। तो हमने ये समझा कि जस्ट अ मिनट, तो हमने ये समझा कि टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स कैसे आता है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई सर्विसेज कैसे आता है। नेट आईटीसी तो नेट आईटीसी होता है, बस उसमें कैपिटल गुड्स आपको नहीं लेना। नो हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टेड टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिया था वही हमको लेना है। मतलब जो टर्नओवर इन स्टेट आपका होता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से जो टर्नओवर इन स्टेट होता है वो ले लो। उसमें से सर्विसेज का लेस कर दो। क्यों? क्योंकि वो सर्विस का एक्चुअल बेसिस पे होगा, लेकिन हमारा रिफंड तो पेमेंट बेसिस पे है। इसलिए वो जो उस वाले लॉजिक से सर्विस का टर्नओवर आता है उसको लेस कर दो, और हमारे लॉजिक वाला जो टर्नओवर है वो यहाँ पे ऐड कर दो। ये जो स्टार मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, यही वाला स्टार यहाँ पे यूज किया है। सो उस लॉजिक के सर्विस का टर्नओवर को लेस कर दो, इस लॉजिक के सर्विस का टर्नओवर को ऐड कर दो। बेसिकली आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर रहे हो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो ये हमने समझ लिया ये फॉर्मूला का लॉजिक एंड इसके सारे कंपोनेंट्स कैसे डिराइव होते हैं। तो इसके बेसिस पे यू कैन आल्सो सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चन, एंड इफ यू वांट मी टू कवर द टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं सेपरेट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हो गया एक्यूमुलेटेड आईटीसी में से नॉर्मल वाले प्रोविजन का रिफंड। अब अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉलो करते हो तो क्या होता है। नाउ व्हाट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ यू हैव बीन नोइंग कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा इनपुट दैट इज माय परचेज आर ₹100, मैं टैक्सेबल वैल्यू बोल रही हूँ ₹100। अच्छा, दिस इज नॉट विजिबल, ओके नॉट विजिबल। एंड मेरा सेल दैट इज एक्सपोर्ट या फिर एसपीजेड व्हाटएवर इज आल्सो ₹100 टैक्सेबल। बट द प्रॉब्लम इज मेरे इनपुट पे रेट मैं पे करती हूँ 18%, सो दिस इज नॉट जीएसटी। The GST I pay on my inputs is ₹18 and the GST I pay on my output is ₹12 because मेरा rate is 12% है। इस केस में क्या हो जाएगा, मैं अगर ₹100 को सेव करके तो मैं ₹12 गवर्नमेंट के को दे दूंगी, लेकिन मैंने अपने परचेसर को ₹18 दे दिए, तो मेरे ₹6 का तो नुकसान हो रहा है। ये ₹100 तो छोड़ दो, ये टैक्सेबल वैल्यू है, जीएसटी में इसका कोई मतलब टैक्स में तो कुछ है नहीं इसका। बट मैं पे कर रही हूँ 18, उसमें से यूज हो रहे हैं 12, मेरे 6 तो अटक रहे, तो मुझे 6 का रिफंड मिलना चाहिए। इसलिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब इनपुट का हाइयर है आउटपुट से, उसका रिफंड अगर आपको लेना है, ये ₹6 का अगर आपको रिफंड लेना है तो आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, उसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। रिफंड अमाउंट इज टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उतने ही आपको लेने हैं, सारे नहीं लेने, और डिवाइड करना है सारों को। तो ये वही हो गया ना कि आप रेशियो ले रहे हो कि पूरे में से कितने इन्वर्टेड है उस प्रपोर्शन में आपको मिलेगा। नेट आईटीसी में प्लीज नोट, पहले वाले इसमें तो कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता था, यहाँ पे तो इनपुट सर्विस का भी नहीं मिलता।
इनपुट्स का आपको मिलने वाला है रिफंड। प्रैक्टिकली अभी इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड लेना अवेलेबल हो गया है। एक नोटिफिकेशन या तो सर्कुलर आया था कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपको इसका रिफंड मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम पर्पस प्लीज रिमेंबर सिर्फ इनपुट का आएगा रिफंड। ओके, तो नेट एडिशन में सिर्फ इनपुट आएगा। तो एंड माइनस समथिंग, नाउ आई एक्सप्लेन फॉर्मूला का लॉजिक, आगे बढ़ते हैं। तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया तो इस हिसाब से आपको 6 रुपए का रिफंड आना चाहिए। इस फॉर्मूला में डाल के देखते हैं कि 6 रुपए का रिफंड कैसे मिलता है। लेट्स अज्यूम मेरी एक ही सर्विस है जो इन्वर्टेड रेटेड है। सो व्हाट विल बी माय टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन सर्विसेज 100 रुपीस। व्हाट विल बी माय एडजस्टेड टर्नओवर 100 रुपीस। मतलब मुझे पूरा रिफंड लेने वाला है इनटू नेट आईटीसी। मेरा नेट आईटीसी कितना है 18 रुपीस। तो अगर मैं सिर्फ इतना फॉर्मूला ले लूं तो गलत हो जाएगा ना, मुझे 18 रुपए का रिफंड हुआ है बट मुझे रिफंड तो चाहिए सिर्फ 6 रुपए का। इसलिए यहाँ पे ये माइनस वाला डाला है। माइनस में क्या डाला है, टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें से अगर मैं अभी 12 रुपए लेस कर दूं तो दिस विल बी 18 माइनस 12, ऑटोमेटिकली मुझे 6 रुपीज का रिफंड मिल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला इस तरह से डिजाइन है कि ऑटोमेटिकली आपको उतना ही रिफंड मिलेगा जो आपका डिफरेंस है इनपुट एंड आउटपुट। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल दिया है, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगी इसको तो रिटर्न का फॉर्मूला लॉजिक कुछ समझ में नहीं आएगा। बट आई होप इट इज क्लियर कि अल्टीमेटली आपको उतना ही रिफंड मिला है जितना जितना आपका गैप है इनपुट आउटपुट में। दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला एंड आईटीसी ने सिर्फ इनपुट को कंसीडर करें। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला। आई होप इस वीडियो से सिंप्लीफाई हो रही है चीजें, आपके दिमाग में लॉजिक बैठ रहा है एंड नाउ यू कैन इजीली अप्रोच द चैप्टर विदाउट बीइंग स्कैर्ड ऑफ इट। हो गया। तो दिस वाज द प्रोविजन। अब बस थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट एंड थोड़ा अदर कंसेप्ट पेंडिंग है, तो उनको भी फटाफट से कवर करें। मैक्सिमम अमाउंट रिफंडेबल, ये फॉर्मूला तो सब ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे जिससे जो देखने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। सो अमाउंट एज पर फॉर्मूला, अभी हमने जो इतना दिमाग फोड़ी फोड़ी करके फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया कि इतना इतना रिफंड होना चाहिए, वो जो अमाउंट है वो एक आएगी। अभी यहाँ पे राइट साइड में अमाउंट की तरफ मत देखो, पहले देख लेते हैं प्रोविजन क्या है। ये एक अमाउंट आपको फॉर्मूला आ गई 1। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आफ्टर जीएसटी और 3D ऑफ द रिफंड पीरियड। मेरा रिफंड पीरियड है अप्रैल एंड मई। तो मई के जीएसटी और 3D फाइल करने के बाद जीएसटी के पोर्टल पे मेरा जो क्रेडिट लेजर का बैलेंस होगा, मतलब मेरा जो एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा, वो आईटीसी कितना है ये देखें। तो पहला मेरा फॉर्मूला वाला रिफंड लिखना है। सेकंड, मेरा पीरियड खत्म होने के बाद जो 3D भरा, उसके बाद मेरा पोर्टल पे कितना आइटम्स दिख रहा है वो। एंड थर्ड इज मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस आज का, जब मैं एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ रिफंड का। तो अप्रैल में मेरे हो गए, लेकिन मई में थोड़ी ना रिफंड फाइल करती, थोड़ा टाइम लगता है, पैसे आने में टाइम लगता है या फिर वर्किंग करने में टाइम लगता है। सपोज मैंने अगस्त में रिफंड फाइल की, तो जब अगस्त में मैंने रिफंड फाइल कर दिया तो अगस्त में मेरा कितना क्रेडिट लेजर का बैलेंस वो देखना है। तो इन तीनों चीजों में जो लोवेस्ट होगा वो मेरा मैक्सिमम रिफंड रहेगा। एंड दिस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच टैक्स हेड सेपरेटली, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी तीनों का सेपरेटली कैलकुलेट होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है कि फॉर्मूला के हिसाब से 10 10 और 8 मेरा आ रहा है रिफंड। फिर मेरा बैलेंस था ये, और मेरा आज का बैलेंस जब मैं रिफंड फाइल कर रही हूँ वो ये है। तो फर्स्ट केस में सीजीएसटी में मेरा लोएस्ट बना 7,000, तो मुझे कितना रिफंड मिलेगा। एसजीएसटी में मेरा लोएस्ट बना 6,000 एंड यहाँ पे मेरा लोएस्ट बना 8,000। तीनों में अलग अलग चीजों के लिए बने, तो अलग अलग तरह से रिफंड मिलेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अगर 7,000 है तो यहाँ पे भी 12 और 9 का रिफंड भी नहीं, इसमें से जो लेकर है लीस्ट है उसका रिफंड मिलेगा। तो पीछे का लॉजिक ये है कि भले ही फॉर्मूला के हिसाब से आपको 10,000 रुपए का रिफंड है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है जब आपका ये सर्विस का खत्म हो गया था, मतलब रिफंड पीरियड खत्म हो गया था अप्रैल महीने का, तब तो बस 60,000 रुपए की होगी, तो हम क्यों आपको 10,000 रुपए का रिफंड है। आपके पास पड़े ही 7,000 है तो मैक्सिमम उतना ही रिफंड मिलेगा जितना आपके लेजर में है। इसलिए यहाँ से एक लॉजिक बेसिकली होता है। एंड टू फर्दर दैट, तब भले ही आपका 7,000 का हो, लेकिन उसके बाद तो आपने 7,000 यूज कर करके उसको और खत्म कर दिया, और अब तो आज के डेट में सिर्फ 6,000 रुपए बचे, तो हम कैसे आपको 7,000 रुपए का रिफंड देंगे। इसलिए जो आज का है उतना ही मैक्सिमम मिलेगा। तो बेसिकली लोएस्ट जो अमाउंट है उसका आपको रिफंड मिलेगा, ये भी टैक्स है देखा जाएगा।
एंड दिस इज हाउ व्हेनेवर यू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन, वहाँ पे पोर्टल पे ये सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट होके आती है एंड लोएस्ट अमाउंट का रिफंड आपको मिल जाता है। नाउ द लास्ट कंसेप्ट, सेकंड लास्ट कंसेप्ट, बट सिर्फ इतना ही कंटेंट अभी बचा है। रेलेवेंट डेट क्या होता है? तो बेसिकली मैं इतना जून अप्रैल और मई का रिफंड फाइल कर रही हूँ, तो एक टाइमलाइन दी है गवर्नमेंट ने जिसमें मुझे रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करना। व्हाट इज दैट? कि एक रेलेवेंट डेट नाम का कंसेप्ट होता है। वो रेलेवेंट डेट के 2 साल तक आप रिफंड फाइल कर सकते हो, 2 साल खत्म होने के बाद आप रिफंड फाइल नहीं कर सकते। अब रेलेवेंट डेट क्या है? ये हर चीज में चेंज होती है। बहुत सारे दिए है हमारे स्टडी मटेरियल में, लेकिन मैं बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले कवर कर रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे आप एक बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा एंड दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मेरा गुड्स का एक्सपोर्ट है, तो व्हाट इज द रेलेवेंट डेट? द रेलेवेंट डेट इज, अगर गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय लैंड, तो जब मेरे गुड्स मेरे इंडिया के फ्रंटियर को पास करेंगे वो रेलेवेंट डेट है। सपोज 11 फरवरी को मेरे गुड्स ने पास कर दिया, तो 11 फरवरी विल बी माय रेलेवेंट डेट एंड 11 फरवरी सपोज 23 का, तो 25 तक, मतलब यहाँ से 2 साल काउंट होंगे, तब तक आप रिफंड फाइल कर सकते हो। उसके बाद आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, आप रिफंड फाइल नहीं कर सकते। गुड केस में भी नो, अगर एक्सपोर्ट है तो ऑटोमेटिक रिफंड है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ज्यादा दिमाग कम करने का जरूरत नहीं। सी और एयर से कर रही हूँ तो मेरा डेट है जब मेरा शिप या फिर एयरक्राफ्ट लीव करता है इंडिया को। एंड पोस्ट से, मतलब कुरियर वाला पोस्ट, वो वाले पोस्ट से अगर मैं मुझको भेज रही हूँ, तो जब डिस्पैच होगा पोस्ट ऑफिस से, उस डेट से, वो डेट होगी मेरी रेलेवेंट डेट, वहां पे 2 साल काम कर जाएगा। ये था मुझसे। अब अगर मैं सर्विस एक्सपोर्ट कर रही हूँ, तो अगर मेरी सर्विस पहले दी दी मैंने और पेमेंट बाद में आया, मतलब नॉर्मल सिचुएशन, तब जब पेमेंट आएगा तब मुझे रिफंड मिलेगा। मतलब सर्विस भी हो गई, पेमेंट आ जाए, तो आज जब मुझे पेमेंट आया वो मेरा रिलेवेंट डेट होगा एंड यहाँ से 2 साल काउंट हो गया। लेकिन अगर मैंने पेमेंट पहले कर दिया था, सर्विस बाद में दी थी, तो जो लेटर है वो, मतलब सर्विस का जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस की डेट, जब इनवॉइस इशू हुआ वो डेट, बेसिकली लॉजिक ये है, whichever is लेटर से रिलेटेड हमारी रेलेवेंट डेट है। अगर पेमेंट लेटर है तो पेमेंट की डेट, अगर सर्विस लेटर है तो सर्विस की डेट, विच इज इनवॉइस की डेट। सो whichever is लेटर का जो डेट है वो हमारा रेलेवेंट डेट है, वहां से तो सकता हूँ। एंड द लास्ट इज डीम्ड एक्सपोर्ट या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। डीम्ड एक्सपोर्ट एक अलग कंसेप्ट होता है जीएसटी में, वो इस चैप्टर में नहीं कवर कर रही हूँ क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे, उसका कंसेप्ट रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे। उस केस में भी रिफंड मिलता है, और वो उसकी रेलेवेंट डेट इज द डेट ऑफ रिफंड जब आपका डीम्ड एक्सपोर्ट था। सपोज मेरा डीम्ड एक्सपोर्ट जून में था, तो जून का रिटर्न मैंने जब फाइल किया, वो डेट जिस दिन फाइल किया वहां से 2 साल। एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी सपोज जून का था, तो जून का मैंने 20 जुलाई को अगर फाइल किया है, एंड यहाँ पे रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3 की, नॉट जीएसटीआर 1, तो जून का 3 मैंने 20 जुलाई को फाइल किया, तो 20 जुलाई तक मेरा डेट, 2 साल बाद के 20 जुलाई तक का फाइल कर सकते हैं। लास्ट एंड वेरी इजी स्मॉलेस्ट कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। मैंने गवर्नमेंट को आज रिफंड एप्लीकेशन दे दिया था, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 60 दिन में रिफंड मिल जाता है, ये रहा, 60 डेज में आपको रिफंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिला तो गवर्नमेंट ऑल्सो पेज यू इंटरेस्ट। दो केसेस है। अगर नॉर्मल रिफंड है आपका, मतलब देना था 60 दिन में, नहीं दिया, कुछ डिले हो गया, कुछ टेक्निकल रीजन था, नॉन टेक्निकल रीजन था, जो भी था, 70 दिन में नहीं दिया, तो 61st डे से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा एंड 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सपोज गवर्नमेंट ने रिफंड आपको नहीं दिया एंड आप लिटिगेशन में चले गए, आप अपील में चले गए, और फिर ऑर्डर पास होने के बाद अगर आपको रिफंड मिलता है, सेम 61st डे से ही आपका मीटर चालू होगा, लेकिन यहाँ पे रेट बन जाएगा 9%। तो बिना लिटिगेशन में तो 6% आपको गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा, विद लिटिगेशन में आफ्टर ऑर्डर है तो 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस वाज इट। refund is a very complicated chapter as I mentioned earlier, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये नोट्स एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, फिर आप मॉड्यूल या फैकल्टी नोट्स जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो चैप्टर एक बार गो थ्रू कर लो, हाईलाइट करो, यू विल ऑल्सो नोटिस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। जो मैंने कवर नहीं किया दैट इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, वो कवर करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। So if you want me to cover anything else from this chapter, or if you want me to cover the questions from module, please comment down below. Separate video करके मैं इसको भी ऐड कर दूँगा. This was it for the day. Thank you so much and bye.